जिनका रिजल्ट अभी सेशन में अच्छा रहा। क्लास 12th के भी कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा रहा। तो एक साथ सारे पेरेंट्स को बुलाना संभव नहीं था, इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि 5-5 करके जिनका रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है उन लोगों के पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के लिए रिजल्ट्स के लिए वर्क कर रहे हैं उसमें 3 फैक्टर काम करेगा। एक तो टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है और तीसरा पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंट्स केयर नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारे पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग तीनों फैक्टर पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टीचर के इम्पोर्टेंस को बताएंगे, उसके बाद स्टूडेंट के इम्पोर्टेंस को देखेंगे और फिर हम लोग पेरेंट्स के रोल पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि इस प्रोग्राम को, सेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में टीचर्स हम लोग को जो बोलना है वो बोलेंगे। दूसरे पार्ट्स में स्टूडेंट का कोई क्वेश्चंस होगा तो आप उसको पूछिएगा और तीसरे पार्ट्स में पेरेंट्स भी आपको कोई क्वेश्चंस बोलना होगा तो आप उस क्वेश्चंस को पूछिएगा। सबसे पहले है कि जिनके बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो लगभग 2 सालों से पढ़ रहे हैं और 11th में जिनके पढ़ रहे हैं वो 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप बच्चे को कोचिंग में हमारे पास भेजे हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या कहीं से फीडबैक मिला होगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपका बच्चा हमारे पास कंटिन्यू किया हुआ। तो सबसे पहले है कि मेरा जितना रोल है उसमें हम अपने रोल को प्ले कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। बच्चे जो मेन फोकस लेकर के चलते हैं कि हम अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं तो उनका ड्रीम रहता है कि हम या तो नीट करेंगे, मेडिकल के एग्जाम में जाएंगे या CUET के एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे। मेन ड्रीम लेकर के ये चलते हैं कि हम, बाकी और भी ड्रीम हो सकता है, आप बायोलॉजी लेकर के बाद में लोग चेंज भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम या तो नीट करेंगे या CUET को लेकर के टारगेट में चलते हैं। नीट एग्जाम को 2014 से पहले AIPMT बोला जाता था, जो मेडिकल का एग्जाम था, उसी का नाम चेंज करके अब नीट कर दिया गया है। पहले 2 होता था, PT और मेंस होता था। PT में 100 क्वेश्चंस होता था, मेंस में 120 क्वेश्चंस होता था। अब एक ही पेपर आता है। तो बच्चे क्या है कि जब 2010 के हम लोग डाटा को देखेंगे तो 7-8 लोग, मतलब 7-8 लाख लोग अपीयर होते थे। इस बार का वही डाटा उसका 3 टाइम्स बढ़ गया, 24-25 लाख स्टूडेंट इस बार अपीयर है। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत टफ लेवल पे जा चुका है। जब तक बच्चों में पूरी तरह से एक जिद जुनून से नहीं पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं होना। क्योंकि देख रहे हैं कि कंपटीशन 3 टाइम्स बढ़ गया है। 8 लाख स्टूडेंट्स 2010 में थे, अभी 2024 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट हैं। मतलब पॉइंट मार्क्स के लिए रैंक 500-500 इधर उधर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जिस पैटर्न को डिसाइड किए हैं, जहाँ पर जो आपके मान लीजिए यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पैटर्न आप लोगों का डिसाइड होकर के चल रहा है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जैसे हम लोग क्या क्या प्रोवाइड किए हैं। तो हम लोग सबसे पहले मॉड्यूल दिए। मॉड्यूल को समझिए क्या है। मॉड्यूल जो है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद जो है आपका जो टेस्ट करके जो क्वेश्चंस है पार्ट पार्ट में बटा हुआ है। तो बच्चे को क्या है कि एक पैटर्न मिल जाता है कि किस तरह से हम लोगों को नीट का तैयारी करना। उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात हुई, तो टेस्ट सीरीज को भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन हम ही सेट करते हैं, ऐसा नहीं। जो एक नोएडा का हम लोगों का टीम है जो बनाता है मॉड्यूल भी और DPP भी और टेस्ट पेपर भी। तो हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस भी हमको उसी दिन पता चलता है जिस दिन बच्चों के सामने वो क्वेश्चंस खुलता है। ये मेरा भी इवैल्यूएशन है, आपका भी इवैल्यूएशन है, मेरा भी इवैल्यूएशन कि हम पढ़ाए हैं तो बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं और क्या पार्ट ऐसा रहा जिसको हम टच नहीं किए, जिससे क्वेश्चंस भी आता है। तो यहाँ जो मेरा रोल रहा उसमें हम लोग मॉड्यूल प्रोवाइड किए। मॉड्यूल के साथ हम लोग 50-50 क्वेश्चंस का हर चैप्टर का बच्चों को टेस्ट पेपर दिए। उसके बाद क्लास टेस्ट को भी हम लोग वीकली परफॉर्म किए, जिसमें बच्चों का रिजल्ट्स जो जैसा रहा हम उसका OMR शीट दिए। पेरेंट्स हो सकता है चेक किए भी हों, पेरेंट्स हो सकता है चेक नहीं भी किए हों, लेकिन पेरेंट्स को चेक करना चाहिए था। तो हमारे रोल से, हमारे तरफ से जितना हो सकता था 110% एफिशिएंसी हम लगाएं हमारे तरफ से।
उसके बाद तो हम फिर जब क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें बच्चे बताएंगे कि क्या क्या रह गया नहीं है अभी और क्या चाहिए। हमारे तरफ से जो चीज चाहिए स्कोर करने के लिए, नीट के लिए मॉड्यूल चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, डीपीपी चाहिए, कहीं भी हमारा बच्चा इंफीरियर फील ना करे, कि ऐसा उसको महसूस ना हो कि बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूट में कोटा उटा में पढ़ते हैं, ऐसा उनको फीलिंग ना आए। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहीं भी मेहनत करना होगा, ये समस्तीपुर हो या कोटा हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, मेहनत बच्चों को ही करना है। सही प्रॉपर गाइडेंस देने की हम लोग पूरी तरह से वो कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देने का पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के टीचर्स वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट वाले पार्ट्स में आएंगे। तो स्टूडेंट में जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इतना ज्यादा डेविएशंस नहीं होता था, इतना ज्यादा डेविएशन स्टूडेंट्स के बीच में नहीं आता था। सबसे पहला है कि जैसे आज हम जो क्लास का रूल रेगुलेशन बनाए हुए 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट करते हैं तो क्लास हम रोक देते हैं। इसीलिए रोक देते हैं कि 10th के सिलेबस से 11th 12th का सिलेबस 100 टाइम्स डिफिकल्ट। अगर हम आज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपका आज मिस कर दिया है, वो कल के क्लास को लिंक नहीं कर पाएगा और फिर उसका जो बैकलॉग है वो कंप्लीट होकर के बढ़ता चला जाएगा और एक प्रेशर उसके दिमाग पे क्रिएट हो जाएगा और वो रिजल्ट से दूर चला जाएगा। तो वो सिर्फ एक क्लास ही नहीं होता, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो बच्चे क्लास एब्सेंट ना करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करता है रिजल्ट के लिए। अगर एक क्लास का एक टॉपिक भी छूट जाएगा, या जैसे आज का क्लास हम ले रहे हैं, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो फिर अगले दिन लिंक नहीं कर पाएंगे, और लिंक नहीं कर पाएंगे ना तो वो बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा और फिर वो एक उनके ऊपर बर्डन हो जाएगा और रिजल्ट से दूर चले जाएंगे और फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास वो ज्यादा मिस नहीं करें। इसीलिए इतना डिफिकल्ट हम लोग रूल रेगुलेशंस भी बनाए हैं। बारिश भी होता रहता है तो हम चाहते हैं कि बच्चे आएं, क्योंकि हमारे पढ़ाने के, जब हम 2018 से पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने के क्रम में मेरे पर्सनल रीजन के वजह से कोई भी क्लास बंद नहीं हुआ। तो यही हम भी चाहते हैं स्टूडेंट से भी। और अच्छे स्टूडेंट्स कोई, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट से बात कर सकते, तो वैसा नहीं। जो 5 टॉप किए हैं 11th में और जिनका 5 12th में चल रहा है, उन्हीं के पेरेंट्स से हम लोग बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट सेशन जैसे जैसे और सेशन बढ़ेगा और हम लोग उसमें डिटेल में चलेंगे। तीसरा जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का। मान लीजिए कि हम अगर कोचिंग में आ रहे हैं स्टूडेंट, तो सारे कोचिंग का अगर हम टाइम जोड़ दे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मान लीजिए कोई बच्चे अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, तो भी 4 घंटा ही वो शहर में हैं। उसके बाद उनका टाइम घर पे ही जाता है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 साल पढ़ने तक पेरेंट्स एक बार पूछते तक नहीं हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई कैसा चल रहा है। ये मतलब अभी तक कि जब कोई घटना मान लीजिए बच्चों के साथ कुछ हो जाता है वैसा, तभी वो कोचिंग पर आते हैं पूछने के लिए, ऐसा था, बच्चा घर पे नहीं पहुंच पाया है या बच्चा ऐसा है वैसा है, तभी आते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था इस रोल में कि मान लीजिए हो सकता है वो सब्जेक्ट आप नहीं जानते हो, लेकिन कॉपी एक बार उसका पलट करके देख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा। टीचर से आप रेगुलर फीडबैक ले सकते हैं कि रिजल्ट का परफॉर्मेंस क्या चल रहा, क्योंकि जो पर्पस होगा आप लोगों का भी कि बच्चा किसी तरह से अच्छा रिजल्ट्स को अचीव करे। हम लोगों को इससे मान लीजिए कि जैसे अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ है और उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो इससे प्रॉफिट हम लोगों को कुछ नहीं, क्या है बस कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छे जगह पहुंच गया है, क्योंकि बच्चों के पास अभी जानकारी नहीं है। जो डिग्री हम लोग मान लीजिए आईसीआर का एग्रीकल्चर का किए, वो डिग्री जो है आप अगर सरकारी कॉलेज से हम लोग किए तो 16,000 रुपया लगा 4 साल में। यही अगर कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करेगा तो 20 लाख रुपया जाएगा डिग्री को कंप्लीट करने में। बच्चे उस समय में समझते नहीं है, अब बाद में वो प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उससे भी एकदम फ्यूचर है। और प्राइवेट कॉलेज का बाद में भी ना आईसीआर एप्लीकेशन देता है, ना उस तरह का कोई उसका सोसाइटी में भी कोई इज्जत देता है, लोग कहते हैं डोनेशन से गया। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर नहीं पूछिएगा, नहीं क्वेश्चंस कीजिएगा कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्या टेस्ट में रिजल्ट है। तो बहुत अच्छे बच्चों को देखे हैं 90-95% लाते थे 10th में,
धीरे 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 केयर नहीं होने के कारण वो डेविएट हो गए और फिर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें आपको भी पूछना होगा कि अभी जो बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे हैं उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। रेगुलर फीडबैक में आप भी पूछिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते रहते हैं कि मतलब जैसे क्वेश्चंस को वो पूछेंगे तो ज़्यादा हम लोग उनके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि बैच में बहुत सारा बच्चा रहता है तो उस समय में सबको हम लोग अपने तरफ से पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें मुश्किल है, ये हो भी नहीं सकता, संभव भी नहीं। आप एक पेरेंट्स दो पेरेंट्स से बात कर लीजिए, कितने पेरेंट्स से बात कीजिएगा। तो आप लोग भी ये कीजिए कि रेगुलर जैसे हम लोग संडे को टेस्ट रखते हैं, आप उस संडे को जब रिजल्ट देंगे तो आप पूछिए कि रिजल्ट का परफॉर्मेंस क्या रहा। अब मान लीजिए बच्चा आपको बोल देगा कि हाँ हमको 180 नंबर आया, तो आपको लगेगा 180 नंबर बहुत है, लेकिन आप पूछिएगा कि कितना में 180 है, कितने का टोटल मार्क्स का, मतलब 300 मतलब 360 का नीट का पूरा जो बायोलॉजी का सीक्वेंस है वो 360 का है पूरा, तो 360 में कितना मार्क्स आया। अब बोल देगा 180, तो लगेगा कि 180 तो बहुत हो गया, 100 का एग्जाम होता था या तो 180 है, लेकिन 180 बहुत ज्यादा नहीं है। 360 में आपको कम से कम अगर नीट टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो 350 तक पहुंचना होगा, तब जाकर के रिजल्ट होना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं होना है। क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा 650 660 तक जा रहा है, वो भी लोएस्ट कॉलेज मिलने के लिए इतना है, हाईएस्ट जाने में तो बहुत ज्यादा। तो इस तीनों रोल पे हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ पर जो है टीचर्स का, उसके बाद स्टूडेंट का, और फिर तीसरे में हम लोग पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखे हैं, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी बताए हैं कि आपका भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। बच्चों को पॉजिटिव रखिए और देखिए कि क्या कहते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पर जो डीपीपी मिल रहा है वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपको टेस्ट पेपर मिला है उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस सारे पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तभी ये तीनों के बिना ट्रायंगल नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं होगा। स्टूडेंट अपने रोल से हट जाए, हम अपने रोल से हट जाएं और पेरेंट्स भी अपने रोल से हट जाए। अभी तो सबसे बड़ा हम लोग के साथ समस्या हो रहा है ये मोबाइल की वजह से, सबसे ज्यादा डेविएशन बच्चों में आ रहा है। बच्चों को लगता हो कि वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इधर एक सब्जेक्ट कोई ऑनलाइन चले जा रहे हैं, वो रिजल्ट है नहीं। वो ऑनलाइन से वो जो व्हाइट रेज निकलता है मोबाइल से, बच्चों को और मानसिक रूप से खत्म ही कर रहा है, आईक्यू लेवल। और अभी क्या होता था, पहले बच्चों में क्या होता था, क्वेश्चन से लड़ने का टेंडेंसी होता था। टीचर क्वेश्चन देते थे, नहीं बना तो उसमें वो दिमाग लगाते थे कि किस तरह से हमको इस क्वेश्चंस को बनाना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जैसे क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो सीधे वो गूगल में सर्च कर लेते हैं, और उसके वजह से क्या है कि जो ब्रेन का आईक्यू डेवलप होना था वो डेवलप हो नहीं रहा। तो वो जब नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी हम लोग देखे हैं, इसीलिए तीनों के ट्रायंगल्स से ही, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के रोल से। अभी हम 1-2 पेरेंट्स को देखे, पेरेंट्स एक मतलब मैक्सिमम तो आए होंगे, 1-2 पेरेंट्स बोले कि छुट्टी नहीं है। छुट्टी किन के लिए नहीं है, वो आपके बच्चे हैं, उन्हीं के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए आपके लिए 10 मिनट का समय नहीं है या 20 मिनट का समय नहीं है, तो फिर किन के लिए मेहनत हो रहा, तब तो वो निश्चित रूप से डेविएट होंगे। आप केयर ही नहीं कीजिएगा, टीचर कितना करेगा। टीचर्स का जो रोल है वो आप नहीं पूछिएगा, क्वेश्चंस नहीं पूछिएगा, डेविएट होगा तो निश्चित है कि रिजल्ट तक ले जाना मुश्किल। इस पॉइंट को हम लोग देखे हैं, तीनों फैक्टर्स को हम लोग रखे हैं, और एक सेशन में आदर्श सर हैं बोलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट के सेक्शन से रख लेंगे, और फिर टेस्ट में नंबर एक जैसे है, इनका परफॉर्मेंस 11th में अच्छा है, आंचल का परफॉर्मेंस 11th में अच्छा चल रहा है, इन लोगों का भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा चलना होगा वो 2 साल तक कंटिन्यू चलेगा तभी रिजल्ट होगा। इसलिए नहीं कि अभी तो कुछ मान लीजिए चैप्टर पढ़ाएं, 7-8 चैप्टर पढ़ाएं, टेस्ट 2-4 चैप्टर का हुआ, उसमें परफॉर्मेंस नहीं, इसको मेंटेन रखना। रिजल्ट खराब हो तब भी ज्यादा दुखी नहीं होना है, रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए तब भी ज्यादा खुश नहीं होना। इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए हैं, आदर्श सर बोलेंगे, फिर एक बार हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को रखिए। अच्छा कैसे करेंगे और जो भी उनका टारगेट है वो टारगेट को अचीव कैसे करेंगे। तो कई बार हम देखे हैं कि अभी जैसे सर भी बोल रहे थे, 3 लोगों का रोल है, पेरेंट्स का है, स्टूडेंट्स का है और टीचर का है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कई बच्चे शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं, स्टार्टिंग में उनका 10th अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बेहतर करेंगे और वो अच्छा करते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये देखा जाता है कि वो धीरे धीरे लैग करने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे टीचर्स होते हैं तो वो हमेशा एक टारगेट को लेकर के बात करते हैं। अब वहाँ पे पेरेंट्स को होना ये चाहिए कि वो भी वक्त दे थोड़ा बच्चों को। अभी मतलब हम देख रहे हैं कि मुश्किल से
10% पेरेंट्स ही बच्चे से सही से बात कर रहे हैं, और वही लोग हम लोगों से भी कनेक्ट रह पा रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्लास टाइम से पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, पहले परफॉर्मेंस क्या था, अभी क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। तो मुश्किल से 10% ही। आज ही एक सुबह सुबह एक टीचर हैं, उनका स्टूडेंट हमारे क्लास कर रहा है, तो वो भी कॉल किए। तो ये लोग एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग को भी एक बूस्ट मिलता है। अब जब पेरेंट्स कनेक्ट नहीं होते हैं तो लगता रहता है कि बस सीधा बच्चा हमारे पास आ रहा है और जा रहा है। कई बार ये भी देखने को मिला है, जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग जिस समय में पढ़ाई किए, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काफ़ी बदल चुका है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या। तो वहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आपके पास एक अनुभव है ना, कि आप अपना अनुभव दे सकते हैं कि आप अपने करियर में कितना अच्छा कर पाए, या फिर कुछ आपका भी ख्वाब रहा होगा, उस ख्वाब में आप कहाँ से हारे, तो वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। तो आप जब वक्त कीजिएगा, और एक घर में एक मेंबर होने चाहिए जो बच्चों से एकदम फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब बच्चे हर बात को उनसे डिस्कस कर सकें, उनका डेविएशन क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, हर चीज़ पर वो बात कर सके। अभी क्या दिक्कत हो जाता है कि बच्चे भी प्रेशर में होते हैं। जब टारगेट, मान लीजिए कोई भी टारगेट, बच्चा सोच लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनना है तो भाई सब्जेक्ट को बेहतर करना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है तो प्रेशर में वो भी होते हैं। ये नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो भी सोचते हैं हमारे फ्रेम से कि टीचर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन जब वहाँ पे पेरेंट आकर के थोड़ा एक होता है ना कि मतलब जब खुल करके बात करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ कम होता है, और लगता है कि नहीं, अगर मतलब हमको क्या करना है, हमारा जैसे एक स्टूडेंट है अभी मैथ्स का है, वो तो मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अभी देखिएगा हर टेस्ट में वो अच्छा किया है, क्या बैच में तो रहता है संदेश, और देखिएगा कि वो कभी कभी रोने लगता है। अब एक दिन पेरेंट्स मिलने आए उनसे और रोने लगा, तो फिर उसके बाद हमसे मिलने के लिए आए, बोले कि जब बच्चा रोता है तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स का हौसला टूटने लगता है। तो बोले वो होगा, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा सारा सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे, कोई एक सब्जेक्ट पीछे आ रहा होगा तो वो अपने टारगेट से जोड़ता है कि अगर हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जो काम रुका हुआ है घर का, अगर बच्चा समझदार है तो हर चीज़ समझते रहता है कि गार्जियन हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हमको क्या, मतलब किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चे टूटते हैं। तो वहाँ पे होता है कि टीचर भी बूस्ट करें, पेरेंट्स भी बूस्ट करें, ताकि बच्चे अच्छे कर पाएँ। अब उसके बाद क्या है कि जैसे एक अनुभव हमारे पास है, बच्चा जब डेविएट होते रहता है तो वो भी समझ में आता है। अब फ़ोन ही है तो अभी ये भी बहुत शिकायत आता है, मतलब जब भी पेरेंट्स बात करते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन पे कितना देर पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर डाउट के लिए कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस का रहा, या फिर ये भी आता है कि फ़ोन पे क्वेश्चन आता है। ये सब कुछ नहीं है, जितना कंटेंट उनको ऑफलाइन में मिला हुआ है वो इनफ है। जैसे मान लीजिए मॉड्यूल मिला हुआ है, उसके बाद टेस्ट पेपर भी मिला हुआ है, तो उसके बाद साइड बुक पर भी बात किया हुआ ही रहता है कि साइड बुक आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। तो इतना इनफ होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। आज से 5 साल पहले जाइएगा तो बच्चों के पास उतना फ़ोन नहीं था, क्या रिजल्ट नहीं होता था, इससे ज़्यादा रिजल्ट होता था। आज अगर रिजल्ट नहीं हो पा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग को भी समझ में आता है कि बच्चे एंगेज रह जा रहे हैं। बच्चे खाली रहेंगे तब तो, जैसे मान लीजिए फ़ोन नहीं था तो बच्चे खाली होते थे, 4-5 घंटा खाली होते थे, तो कभी ना कभी अंदर से जगता ही था कि नहीं भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्या मेन पर्पस क्या है यहाँ रहने का। तो अभी दिक्कत क्या है कि बच्चे खाली नहीं रह पा रहे हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है, वो एंगेज रह जा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा, सब लोगों को अपना अपना रोल समझना होगा। और स्टूडेंट में देखिएगा कुछ बच्चे हैं जिनका टेस्ट में परफॉर्मेंस कम हो जाता है, क्लासरूम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी लास्ट वीक में फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, आंचल हैं, इनका क्लासरूम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है। अब ये है, ये तो बाद में थोड़ा आए हैं, लेकिन इन लोग का क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। क्लास में हमेशा लगते रहता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर टेस्ट में थोड़ा नंबर कम रह जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि टेस्ट में क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये हो रहा होगा कि वो जो चैप्टर अभी चल रहा है उसी पे काम करते हुए रह जाते हैं, बैकलॉग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो पीछे का चैप्टर पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसको वो अपने तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, और जो ये सब मैनेज कर पा लेते हैं उन्हीं के पास रिजल्ट भी होता है। अब हेल्थ इश्यूज भी आता है इसमें, तो हेल्थ इश्यूज का भी मेन कारण यही होता है। देखिएगा कि मतलब स्टूडेंट इतना ज़्यादा सोचने लगता है अपने टारगेट को लेकर के, मतलब करना कम है और सोचना ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से भी हम लोग का कई बार तबीयत खराब होता है। तो ये सब पे हम लोग को ध्यान देना होगा। फिर रहा अब हम लोग से कहाँ पे, मतलब हम लोग किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
जैसे आप बच्चे को हमारे पास दिए हैं, तो आपका भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहा होगा कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो वहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि सर हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास स्टूडेंट को दिए थे, लेकिन उस तरह का एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर जो भी हो, तो उस चीज़ से मतलब खुल करके बात किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग अभी भी सुनते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चों का रहा कि ये सर को बोले वो डांट दिए। हम लोग अगर बच्चा कुछ भी कहता है तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को एससीबी में प्रॉब्लम आ रहा था, एससी वर्मा में। तो अभी आप 11th वाले जो भी बच्चे हैं वो देखे भी होंगे कि जो भी क्लास में पीपीटी डिस्कस किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एससीबी से भी लिया गया है। तो बच्चे बोले या पेरेंट्स बोले, हम लोग का हमेशा रहता है सुनना, क्योंकि अब बच्चे हमारे पास आए हैं, हम बच्चे से बात नहीं करेंगे, हम उनको बोल देंगे कि आप तो पीछे पढ़ाए हुए वहाँ से कीजिए, तो फिर वो तो टूट ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोगों से भी कहीं पर ये हो रहा हो तो वहाँ पर भी बात करना चाहिए, तब जा कर के हम लोग बेहतर कर पाएंगे। क्या यही सब है? फिर अब आगे तो वो उसको आप मतलब कम देर में ही उस सेशंस को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद लास्ट सेशन में पेरेंट्स से भी कहते हैं कि आप क्वेश्चंस को सोच के रखिएगा और कुछ क्वेश्चंस को पूछिएगा कि किस तरह से क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरह से आप लोग अपने रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरा है कि स्टूडेंट्स का कुछ रहा, कैसे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ बच्चा जी तोड़ मेहनत करता रहता, अभी यह देखते हैं इसको बहुत पढ़ता और जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स नहीं आता। ये भी मतलब तो उसको भी हम लोग जो है सो जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो उसमें कार्नोट इंजन आता है। तो इंजन वही अच्छा है जिसमें क्या इनपुट कम देना हो, आउटपुट ज़्यादा है। अब यहाँ है कि आप आउटपुट दिए जा रहे हैं 8 घंटा और रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी अच्छी बात नहीं, तो उसको भी एक बार देखना होगा। चलिए एक बार हम लोग दूसरा सेशन पे पहुँचे हैं। दूसरे सेशन पे स्टूडेंट्स का अगर कुछ वैसा डाउट होगा तो स्टूडेंट उसको पूछिए। सर के जो बनाए गए नोट्स है वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके लिए हम सर से पूछना चाहते हैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद मॉड्यूल को पढ़िए, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस को जो लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को दिया गया, तो पढ़ना जो जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक को, तो उसमें जो आपको पॉइंट लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कीजिए सबसे पहले, है कि नहीं। हाईलाइट कीजिए उस पॉइंट को, सबसे क्वेश्चंस नहीं आएगा जिसको आप पढ़िएगा आपको लगेगा कि इससे क्वेश्चंस आ सकता है, उसको हाईलाइट कीजिए। एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर से आप उसको एक बार हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ लीजिए। अब फिर क्वेश्चंस को आप बनाइए। क्वेश्चंस बनाने का शेड्यूल होगा कैसे, पहले आप 37 ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाइएगा नीट का, ठीक है। उसको बनाने के बाद आप मॉड्यूल पर आइएगा और मॉड्यूल को आप उसके बाद पूरा बनाइएगा, ठीक है। टाइम को डिवाइड रखिए कि हाँ हमको बैकलॉग है तो इतना रिवीजन कर लेना है, उसके बाद 11th का पोर्शन बचा हुआ है उसको उतने समय में रिवीजन करना है, 12th का इस टॉपिक को हमको इतने रिवीजन्स में करना, तो क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। उसको बांट करके रखिएगा, ये नहीं सिर्फ पढ़े जा रहे हैं मतलब सोचिए कि पढ़े क्या। जैसे आप आधा घंटा पढ़ लिए, अब मान लीजिए कि क्या पढ़े हैं उसको सोचिए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट को आप नोट कर दीजिए वहाँ, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि आप पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसको आप आधा घंटा में अगर समराइज कर पाइएगा तभी रिजल्ट होना। और जैसे अभी वैसे बैठे हैं तो चैप्टर 1 में क्या है वो आपको सोचना, जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद आ रहा है कि नहीं, वो चैप्टर याद आ रहा है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद आएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस जिनका मतलब और भी कोई होगा तो उनको कुछ सेशंस को कीजिएगा, उसके बाद फिर पेरेंट्स से भी हम लोग बात करेंगे। इससे पास्ट जो पिछले रिवीजन हो जाए और आगे जो अभी चल रहा है वो भी साथ में रिवीजन होते चला जाए। ये पूछ रहा है कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें कि रिवीजन हो जाए। तो टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आज घर पे जाइए, अब बैकलॉग क्या क्या है उसको लिखिए और क्या क्या चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं उसको लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितना पोर्शन मेरा जो है हम नहीं पढ़ पाए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपने बैकलॉग को लिख लीजिए कि हम ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं। मान लीजिए क्लास 11th में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप रिवाइज नहीं किए हैं, जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, उस चैप्टर्स का आप नाम लिख लीजिए। अब कौन आपका स्ट्रेंथ है जिसको आप नहीं भी अभी पढ़िएगा 2-4 दिन तक तो उससे आप क्वेश्चंस बना लीजिएगा, उस स्ट्रेंथ को एक साइड में लिख लीजिए। स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना और जो वीकनेस है उसको भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना।
तो कैसे होगा, जब आप बिजनेस को जानिएगा उसके बाद ही ना। तो चैप्टर्स को आप लिख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आप नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, और उस चैप्टर्स से फिर क्वेश्चन मतलब उसको टाइम बांटिए। जो करंट चल रहा है उस पर आपको जो जैसे 8 घंटा है तो 8 का आपको 5 घंटा कम से कम जो करंट चल रहा है उस पर देना, और 2 से 3 घंटा बैकलॉग के लिए रख लीजिए, और उसका शेड्यूल बना लीजिए कि मंडे को कुछ भी हो जाए हम उसको कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि बैकलॉग है तो बैक में ही कंप्लीट होता रहेगा, वैसा नहीं। उसको इस डेट में बांध लीजिए कि हमको इतने दिन में टारगेट कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चंस को बना लेना। वो शेड्यूल को एकदम फिक्स रखिएगा। वैसा नहीं हो कि हम वेडनेसडे आपको 4 दिन लेना है उस चैप्टर के लिए। मान लीजिए मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है बायोलॉजी में 11th में, कंप्लीट नहीं हुआ है, आप एक बार पलट करके देख लीजिए कि कितना दिन लगेगा, उतना दिन बांध दीजिए उस पर, उसमें हर हाल में कंप्लीट होना ही है। ये भी टारगेट रखिएगा, ये नहीं कि अब उससे एक दिन हम एक्सीड कर देंगे, वैसा नहीं, समझें। और उसके बाद भी कोई टॉपिक रहेगा तो हमको बताइएगा, उस टॉपिक को हम एक बार और बता दें। दूसरा है मेरा क्वेश्चन आदर्श सर से है कि जैसे कि लास्ट वीक टेस्ट हुआ था फिजिक्स में, तो उसमें मेरा क्या हो गया था कि जो लेंदी क्वेश्चंस बना रहे थे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे इजी क्वेश्चंस जो थे वो में से छूट गए थे। तो टेस्ट के टाइम में हम लेंदी क्वेश्चन प्लस इजी क्वेश्चंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें टाइम लग रहा है और जो इजीली बन जाएगा, दोनों कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो उसको 3 ग्रुप में रखा जाता है। उसमें फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें आपका इजी क्वेश्चन होता है जो फार्मूला बेस्ड होता है या फिर कुछ थ्योरी के रिजल्ट को से लेकर के होता है। उसके बाद सेकंड मॉडरेटेड होता है और लास्ट होता है डिफ़िकल्ट होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम का, और मान लीजिए 1 आवर का एग्ज़ाम है 1 आवर का, तो वहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए कि जो ईजी क्वेश्चन है जो एक अटैम्प्ट लेना है तो लेते चले गए, जो भी ईजी था वो कर लिए। जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको फिर छोड़ भी दिया जाता है कि होना मुश्किल है। और जैसे ही आप प्रॉपर वे में बांट दीजिएगा तो पढ़ना फिर उसको आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखें, एक क्वेश्चन को और उसको ये कर लीजिए, फिर हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं। सर जैसे मेरा फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे फिज़िक्स का कोई करंट चैप्टर चल रहा है और उसके पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिवीजन करना है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे कुछ इजी होता है जो एक बार में बन जाता है, तो फिर रिवीजन के टाइम में मतलब इजी वाला तो जल्दी हो जाता है और फिर डिफ़िकल्ट वाले में टाइम लगता है। तो फिर मतलब अगर डिफ़िकल्ट बनाते हैं तो फिर रिवीजन में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर उसको सही से रिवीजन कैसे कर सकते हैं बैकलॉग को और करंट वाले को मेंटेन करके? जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो देखिएगा कि स्टार्टिंग में 3 से 4 लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल होता है और जो भी क्वेश्चन करते हैं वो एक अटैम्प्ट में पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे है कि जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे आपको पीछे वाले जो चैप्टर अभी पूरा किया, जैसे मान लीजिए अभी हमारा EMI चल रहा है, उससे पहले हम लोग मूविंग करंट और मैग्नेटिज्म को ये पूरा किए हैं, तो अभी आपका ज़्यादा टाइम उस पर होना चाहिए क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट नहीं किए हैं। क्या होता है कि अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं कि अगर चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग का जो भी एक्सरसाइज होगा उसका क्वेश्चन आसान होता है, तो इंटरेस्ट उधर आ जाता है कि भाई इधर मज़ा आ रहा है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम बना लिए हैं, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन टाइप का लगता है कि और खुशी मिलता है कि भाई हम इतना क्वेश्चन कर लिए। लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है, फिर आप एक छोड़े भी तो हैं। अब मॉड्यूल में ही देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है तो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, जैसे और होमवर्क में वहाँ पे ज़्यादा देते हैं, 70 क्वेश्चन एक दिन में मिल गया, 80 क्वेश्चन मिल गया। फिर लास्ट के एक्सरसाइज को देखिए जहाँ पर बहुत कम बच्चे काम कर पाते हैं, PYQ क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट का जो एक्सरसाइज है तो वहाँ पे क्वेश्चन अच्छा होता है, तो उस क्वेश्चन पे आपको काम करने का ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तक हमको लग रहा है कि 80% बच्चे वहीं गलती कर जाते हैं। वो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, नया चैप्टर का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, उसी में वो खुश रह गया, वो फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। और बैकलॉग का है तो इसमें एक टाइम सेट कीजिए, जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है आपके पास, सबको बराबर टाइम डिवाइड कर दीजिए पहले कि 2 आवर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 2 आवर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 आवर में बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद बैकलॉग का टाइम होता है, तो बैकलॉग में भी आपको 1-1-1 कर देना है, 1 आवर बायोलॉजी, 1 आवर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा।
तभी जा कर के रिजल्ट कर पाइएगा। और बायो में तो देख ही रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ तो और बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट क्या, एक टॉपिक अगर आपका वीक रह जाएगा तो आप रिजल्ट नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह से अगर सेट कीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। कितना आया था उसको एक एक करके आप बोलिएगा। आप बोलिएगा सबसे पहले, नाम भी बोलिएगा, मार्क्स कितना था टेस्ट में, इस बार के टेस्ट का। 251 marks out of 288, name Rehan Hussain. 251 288 में इसका 251 मार्क्स है। क्लास 11th का है ये, रेहान नाम है आपका, रेहान। उसके बाद 12th में आपका क्या नंबर रहा था सालू? क्लास का इनका ठीक है, थोड़ा सेल्फ स्टडी पिछले बार भी बात हुई थी सर से, तो वो बताए थे कि थोड़ा सेल्फ स्टडी आप कम कर रहे हैं, इसको थोड़ा 207 बात ही किया था। 272 आप बोली तो आप कितना आदिल? सर 188 आउट ऑफ 280। थोड़ा सा इसमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। क्लास भी एब्सेंट करके थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना? आपका कितना मार्क्स? 208 288। नाम क्या है? नाम बोलिए। शहनाज बोलिए। 208 आउट ऑफ 288। ठीक है, मार्क्स अभी ठीक है, और मेहनत करने लगे। हाँ चल, आपका कितना मार्क्स था? इधर आइए, इस पे थोड़ा सा विशेष आप ध्यान दीजिए। रिजल्ट है, पढ़ती भी ठीक है, लेकिन देखते रहते हैं पार्टी उटी सब में ज़्यादा, मतलब नीमाचल झा रिजल्ट 258 आउट ऑफ 288। मतलब 11th में इसका अभी सबसे मतलब ये चल रहा है, हाईएस्ट मार्क्स में चल रहा है। आप लोग थोड़ा केयर कर दीजिएगा तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिजिक्स में भी। और मान लीजिए कि ऊपर वाले जानेंगे। आप भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। गार्जियन की जहाँ तक है, उस बच्चे को कोई कसर नहीं छोड़ता है। हर चाहता है गार्जियन जो बच्चे हमारा अच्छा करे, नाम करे, ताकि आपका कोचिंग का भी नाम हो। तो कहने का मतलब है जो कि जहाँ तक आपने बताया जो कि गार्जियन कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो कि बच्चे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, या कोचिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि घर से निकला और कोचिंग तक नहीं पहुंच पाता है, कहीं चला गया। तो उस बच्चे का गार्जियन भी होता है जो कि हमारा बच्चा क्या है, नहीं है। वैसे गार्जियन जो होते हैं जो कि जो हमारा बच्चा सही है, वो बेफिक्र रहता है जो कि नहीं, हमारा बच्चा गया है और टाइम से जैसे आएगा टाइम से जाएगा। उसके बीच में अगर कोई तरह लेट होता है तो गार्जियन उसका एक्शन लेता है, तुम कहाँ हो, का खबर रखता है। इसलिए कुछ गार्जियन होते हैं जो कि ये आपसे कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जो कि भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और देखते हैं हम लोग जो कि जैसे कि गया कोचिंग, आया और खाया, दूसरा कोई काम उसको नहीं है, आप सिर्फ अपना उसका पढ़ाई से मतलब है। गार्जियन भी देखता है जो कि बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, खेल कूद में भी नहीं जा रहा है, कोई और संगत नहीं है, बच्चा घर में बच के पढ़ रहा है। कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो कि उतना नहीं केयर कर पाते हैं, क्योंकि पिछला पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग सिर्फ देखते हैं जो कि नहीं, बच्चा जो है से पढ़ रहा है, घर में टाइम से सो रहा है, टाइम से जग रहा है, कभी 1 बजे रात तक भी पढ़ता है। और आपका कहना है देखिए जैसे बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। एजे आप डॉक्टर हैं और ये बच्चे मरीज होता है, उसको आपको देखना है जो कि आखिर ये मेहनत तो कर रहा है, उसको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, दवा खा रहा है और बीमारी घट नहीं रहा है, इसका क्या कारण है, वो आपको पता करना होगा। क्योंकि गार्जियन तो देख रहा है जो कि बच्चा आ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, आप भी कह रहे हैं मेहनत कर रहा है, आखिर बच्चा क्यों डेवलप नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आप बच्चे का डॉक्टर हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। 2-3 पॉइंट हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला इनका पॉइंट की रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट CUET में भी 4-5 है, नीट वाला भी रिजल्ट है, बोर्ड का भी रिजल्ट अच्छा है।
तो ये रिजल्ट हुआ। दूसरी पॉइंट है कि देखिए जो क्वेश्चंस है वो तीनों से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और भी एक सब्जेक्ट बच रहा है, वहाँ भी आपको मान लीजिए बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में 88 सही भी कर लेगा, तो भी अगर केमिस्ट्री का पोर्शन वीक रह जाएगा, फिजिक्स का पोर्शन वीक रह जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम अपने सेक्टर को मजबूत रखें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ये किए, और भी सब्जेक्ट के पे रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि और सबका भी तो मार्क्स ऐड होगा ना, तो उन टीचर से भी आपको पूछना होगा कि जो टेस्ट ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और क्या कहते हैं बच्चों का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा दें, लेकिन इसमें तीन सब्जेक्ट फैक्टर कर रहा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हम अपने तरफ से पूरा लगा देंगे, इतना मार्क्स ले आएगा बच्चा, ले भी आएगा, लेकिन और भी तो फैक्टर है, तो उसको भी आपको एक बार पूछना होगा कि वहाँ पर क्या क्या सिलेबस कंप्लीट हुआ। आप मान लीजिए कि ठीक है, जैसे सर भी उस समय बोले थे कि पैटर्न चेंज हुआ है बहुत उस समय का पढ़ाई में अब है, लेकिन इंडेक्स तो पढ़ सकते हैं कि क्लास 11th में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। बच्चा से पूछिए ना कि क्लास 11th में अभी तक कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इतना समय हुआ, इतना ही चैप्टर क्यों कंप्लीट हुआ है, और आपका टेस्ट का आपसे पापा कितनी बार टेस्ट का परफॉर्मेंस अभी तक पूछे, रियल में बताइएगा। पापा नहीं पूछे। हम इसको गार्जियन बनाए हुए तो ये सीरियल है। गार्जियन और गार्जियन बनाना डिफरेंस है। कारण मतलब ये है, हमको उतना जानकारी नहीं है, तो जो हमको बच्चे को जो पढ़ाई वाले शिक्षा दी की शिक्षा दी, जैसे कि पहले हमने जो ऐसे शुरू से लेकर के 11 तक जो ऐसे हमने घर में टीचर को जैसे आगे पढ़ाया, ठीक है। अब जो है ये सबसे सीनियर है, इस सब को कॉर्पोरेट जैसे ये करती है, ठीक है। तो हम जो बताएंगे सो, और ये जो बताएगा सो, जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उतना हमको जानकारी नहीं है। इसको तो जानकारी है, उस लायक इसको तो हम बना दिए हैं, तो इसको जैसे देख रहे, इसके नीचे जो भी है देख रेख करने के लिए जैसे इसको हम जैसे रखे हैं। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि जब चैप्टर कंप्लीट करता है उसके बाद इसको समय नहीं मिलता है उस चैप्टर पे और मेहनत करके उस चैप्टर को और अच्छा बना सके, जो इसको सारा क्वेश्चंस करता है, अगर अगला चैप्टर शुरू हो जाता है तो पीछे का चैप्टर जो है छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता है तो इस चैप्टर को संभाले या फिर तीसरे चैप्टर का संभाले। इसीलिए जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसमें कम से कम 3 से 4 दिन बच्चे को देना चाहिए, ताकि उस चैप्टर्स को सारा कंप्लीट कर सके और अच्छे से नया क्वेश्चन कर पाए। देखिए क्या है कि हम लोग के पास भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए लिमिटेड टाइम है। जैसे ये बोल रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन का एक चैप्टर के बीच में गैप देना हो, तो हम बोले हैं ना कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है हाँ। उसमें 3-4 दिन कुछ नहीं चलते रहता है, और बच्चे उधर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, दिक्कत क्या है कि मजा आने लगता है। हाँ, तो जैसे कोई नया चैप्टर शुरू किए तो उसमें 2-3 दिन तक बेसिक ही चलता रहता है, उस समय में आप प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट कीजिए बांट कर। जब 12th भी स्टार्ट किए तो बोले थे आप 1 मंथ तक 12th पर मत आइए, 1 मंथ तक आपको 11th के पोर्शन पे ही काम करना है, क्योंकि अभी तो इसमें बेसिक ही रहेगा, वहाँ पे टाइम टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सही से आगे बढ़ता है तो पीछे साफ इसीलिए होते चला जाता है पीछे का पोर्शंस कंप्लीट, क्योंकि उसको रिवीजन का शेड्यूल बनाए हैं। रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, उसको कहीं भी जो भी रूम हो स्टडी का उसमें लिख करके साट दीजिए कि हमको इस दिन इस चैप्टर को रिवीजन करना है। ब्रेन का जो पावर है ना, एक दिन पढ़ें, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर को एक दिन पढ़ें, फिर तीसरा दिन और फिर 7वां दिन वो रिवीजन के शेड्यूल में ऐड होना चाहिए, तभी जाकर के। संडे का क्या रूटीन रहता है आप लोगों का? जो संडे है ना, संडे को क्या रूटीन रहता है? संडे को रूटीन नहीं रहता, जो जो पीछे का जितना चैप्टर रहेगा कंप्लीट हो जाता है, उसको फिर इसके बाद पूरी क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद शाम को जो पढ़ा जाता है संडे को करके उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो जो क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाते हैं। संडे में ये होना चाहिए, जैसे एक बार तो क्वेश्चन बनाना तो सेकेंड है, क्वेश्चन तब बन जाता है जब आपका थ्योरी कंप्लीट है, फार्मूला कंप्लीट है, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक में क्या है कि वो नोट्स लेकर के नहीं चेक कीजिए जिस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, या तो उस नोट्स को देखिएगा ना, तो बच्चा अगर 4-5 बार पढ़ा हुआ है तो लगते रहता है कि ये याद है, ये याद है, ये याद है, उसको लिख करके देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया गया था, इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया गया था, और वो जब आपके पास रहेगा ना क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। दिक्कत क्या हो जाता होगा, यहीं पे लैग कर रहे हैं। ये क्या करते होंगे, कोई टॉपिक का क्वेश्चन ले लिए और क्वेश्चन में उलझे हुए रह गए, होता हो कुछ क्वेश्चन बना नहीं बना, तो यहाँ पे आपका टाइम निकल जाता होगा। तो पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बना हुआ है तब उसको बनाइए, तो ये क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा।
जैसे फार्मूला सबको, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में, फिजिक्स में फार्मूला सबको एक जगह लिखे हैं, सब लिखे हैं, तो उस और बहुत कम समय लगेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है, जितना फार्मूला लिखिए एक बार उस फार्मूलाज को देख लीजिए, उस पे बेसिस 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको बनाइए। हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बनाने के बाद आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसको टिक करके रखिए, फार्मूला पढ़िए और उस क्वेश्चन को 2-3 को बनाइए, आपको पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा। हर चैप्टर्स में से एक दूसरे का चैप्टर्स में रिलेटेड रहता है लगभग, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बने। ठीक है, और किन्हीं का कोई डाउट है पेरेंट्स में? मेन चीज है कि बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और इसमें शिक्षक का योगदान बहुत ज़्यादा है, गार्जियन का भी योगदान है लेकिन कम है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? तो रेगुलर टेस्ट लेना होगा, और टेस्ट का जो सीरीज होगा वह यह नहीं होना चाहिए कि जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसी से हम टेस्ट ले लिए। टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट लिया जा रहा है उस पीछे से पूरा क्वेश्चन सेट होना चाहिए, ताकि उस टेस्ट के माध्यम से बच्चा पीछे का भी रिवाइज करते चले। तो हम लोग का भी नहीं कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज जब चलेगा बच्चों का, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसका टेस्ट लेते ही नहीं। पीछे का भी वही कहने का मतलब, ये जब कंटिन्यू चलेगा तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे अभी बायोलॉजी का पिछला टेस्ट लिए हैं, तो उसमें पीछे का 5 चैप्टर इंक्लूड। नहीं हम तो देखे ही हैं, हम तो देखते ही हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, मार्क्स भी देखते हैं। उसमें कई यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कुछ बच्चे हैं जो कि क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और टेस्ट में गड़बड़ा जाते हैं। कारण यही है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है तो काम नहीं कर पाता है वहाँ पे। और दूसरा ये भी बोल्ड करना होगा कि क्वेश्चन जब भी बनावे कोई भी बच्चा, हम तो सिखाते हैं कि एक बार शुरू करो और लास्ट तक चले जाओ। जो बन रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी को बनाओ, और सेकेंड अटेम्प्ट लो, थर्ड अटेम्प्ट लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा मार्क्स कटेगा नहीं, जो बनने वाला है बन जाएगा। ये होगा कैसे? ये टेस्ट सीरीज से होगा। टेस्ट सीरीज जब बराबर देंगे, और टेस्ट सीरीज को गार्जियन को भी देखना है, नंबर को भी देखना है, और टीचर को भी उस पर देखना है। कभी कभी ये भी पाया जाता है कि बच्चा मेहनत किया, बनाया सही, मिस्टेक सभी से होते हैं। सही आंसर है, कट गया नंबर। तो ये सब पर भी ध्यान देना होगा। मान लिया जाए कि आप टेस्ट सीरीज लिए, किसी बच्चा का कारणवश मैनुअल चेक होता है, मिस्टेक हो गया, तो बच्चा जब अगर कहे तो रिजल्ट भी रिवाइज होना चाहिए। नहीं हो सकता है, हाँ OMR शीट हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग का जो टेस्ट अभी फर्स्ट टेस्ट हुआ 11th वालों का, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 11th वाले आप गलती किए हैं, तो वो देखा गया है कि अगर बच्चा क्रॉस कर दिया और ये सही है तो उसी को कंसिडर किया गया। लेकिन अब 12th के बच्चे हैं, तो दूसरी बात, OMR शीट जो चेक किया जाता है, तो उसमें एक बात और ध्यान रखा जाए, जो कि नीट वगैरह में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है कि बच्चा अगर रंग दिया, अगर मिटा करके अगर लिख दिया दूसरे पे, तो उस नंबर को नहीं दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए और बच्चे को बतला दिया जाए कि OMR शीट पर रबर नहीं चलता है। OMR में 2 भरिएगा ही, 2 गलत मार्क। हाँ, गलत हो जाएगा। तो ये भी उसको जागरूक करना होगा कि तुमको OMR शीट भरना कैसे है। तो हम लोग जैसे शुरू का टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर कोई बच्चे 1-2 मिस्टेक कर देते तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ हमें प्रैक्टिस नहीं, उसमें कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि वो हैबिट हो जाएगा बच्चों का कि हम सही कर देते हैं तो मार्क्स तो जुड़ जाता है। अगर अभी उसको टाइट नहीं किया जाएगा तो वो उसका हैबिट हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी हम ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ बहुत सारा बुक अवेलेबल नहीं होता है। टेक्स्ट बुक
तो कम से कम राइटर का नाम और बुक का नाम बच्चों को दे दिया जाए। इसमें देखिए, इसमें बता रहे हैं तो अभी- बच्चा अभी अभी हम बता रहे हैं इस पे, हमारे यहाँ मतलब बुक का एक लाइब्रेरी टाइप से ही है, जी सारे पब्लिकेशन का वहाँ पे बुक था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि जो बच्चे ले जाते हैं तो उनका भी एक होना चाहिए कि ले करके हाँ वापस करें, ले करके वापस करें। अब वो बच्चे अभी जैसे रश्मि ले गए थे एक बुक, वो बुक हमारे पास 1 ईयर के बाद आया, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगले बच्चे को भी उसका जरूरत होता है तो वहाँ से ले जाए। अभी सारे पब्लिकेशन का रखा हुआ था, अभी कुछ कम हो गया है, उसका कारण यही है कुछ बच्चे ले गए तो दे ही नहीं गए। नहीं थोड़ा नहीं ये नहीं, हाँ, तो हमारा कहना है कि लाइब्रेरी आप रखिए, बच्चे वहाँ पढ़ें। लाइब्रेरी मतलब नहीं, ले करके जाए। नहीं नहीं लाइब्रेरी आप रखिए, दीजिए नहीं, इस पर स्ट्रिक्ट रहिए। देखिए नहीं, कारण बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे ले गए, अगर कोई दूसरा बच्चा आया उस क्वेश्चन को देखने के लिए, वो नहीं देख पाएगा। गार्जियन को इतना एफर्ट करना होगा कि आप उस बुक का तुम नाम नोट कर लो, तुम पढ़ने के लिए अपना मंगवाओ बुक। हम मंगवाते हैं कि नहीं? अभी हम 4 बुक मंगवा करके दिए हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा पढ़ेगा, थ्योरेटिकल पढ़ेगा। तो हमारा एक ही है कि जो बुक यहाँ नहीं अवेलेबल है या जो जरूरी बुक है उसको प्रिस्क्राइब कर दीजिए, ताकि जो बच्चे इच्छुक हैं आगे के लिए वो उस बुक को मंगवा ले या ऑनलाइन मंगवा ले। नहीं वो तो हम मंगवा दिए, ये जनरल बात हम कर रहे हैं, ये जरूरी है। और कॉन्फिडेंस के जो बच्चे भी हम लोग के टच में रहते हैं जी, तो उनके परफॉर्मेंस पे हम लोग बुक रिकमेंड करते ही हैं कि अब आपको ये बुक कर लेना चाहिए, कर लेना मैंने चाहिए। कि पहले बेसिक स्टेज को पार करें। दिक्कत ये हो जा रहा है, वो तो सही है, ये कहना सही है कि आपको तो सबको ले करके चलना है। सबको लेकर के नहीं चलना है। जैसे बच्चे अब हमारे पास आ रहे हैं तो वो भी तो हमसे गाइड नहीं है। नहीं सही है। मेन दिक्कत तो वहाँ पे आ जा रहा है। और जो हमारा बेसिक है, जैसे मान लीजिए लेवल 1 है कि आपका पहले मॉड्यूल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद PYQ बना लीजिए, इसके बाद टाइम बच रहा है तब होता है कि कोई साइड बुक स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे इसी में उलझे हुए हैं, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे तब तो वो स्टेज पे आएंगे। नहीं बात सही है, लेकिन हमारा कहना है क्या कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा जो है सो ठीक है बच्चों को समझने के लिए, थ्योरेटिकल समझने के लिए या जो है सो ऑब्जेक्टिव समझने के लिए, तो उसका नाम आप पहले बतला दीजिए बच्चों को। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो खरीद करके अपना एक्स्ट्रा पढ़ेगा, नहीं तो आप पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ेगा। और लास्ट में बताने में क्या होता है कि जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा क्वेरी कर रहा है वो क्रश कर जाता है। अब हम ही को है, बहुत सारा बुक ऐसा है जो हम इसको लाए हुए हैं नेट से देख करके या कहीं से, वो कितना है, वो तो चूंकि गैप हो गया ना, हम पढ़े दूसरे चीज समय में, अभी का जो सिलेबस है सो अंतर हो गया। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, ये बायोलॉजी पढ़ रही है, तो सिलेबस भी चेंज हुआ, उसमें दिक्कत होती है। हम नहीं जज कर पाते हैं कि कौन सा राइटर का बुक जो है सो बहुत अच्छा है, कौन सा राइटर का बुक बहुत अच्छा है या कौन सा राइटर का बुक सही नहीं है। जैसे हम जिस समय में ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय में यहाँ राय जी एक लेक्चरर थे, 92 बैच के। उस समय क्या हुआ कि हम एस्ट्रोनॉमी का 2 क्वेश्चन बना रहे थे, बहुत अच्छे से थे, बुक से बना रहे थे। हम परेशान हो गए, नहीं बना। कॉलेज में गए, जब हम उनसे पूछा कि ये क्वेश्चन जो है तो नहीं बन रहा है, कहे कि उस किस किताब से पढ़ रहे हो, तो फलाने किताब से। फलाने उस किताब में ये दोनों क्वेश्चन गलत है, इसमें एंगल गलत लिखे हुए है, फलाना किताब निकाल करके सही करो। तो क्या हुआ, थ्योरेटिकल पढ़ने से ना जानकारी हुई। और बच्चों को सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो बच्चा का बेस मजबूत नहीं होगा। ये तो अभी क्लासरूम के बच्चे हैं, हम हमेशा बोले हैं कि गूगल ये सब भूल जाइए, आपको एक बुक पूरे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पूरा एनालिटिकल। ये सही कहा गया है कि ये मोबाइल जो है और ऑनलाइन क्लास जो है ये बच्चों को हार्म कर रहा है। जो टू दी
पॉइंट कर ये हार्म कर रहा है, क्योंकि आप किसी चीज का अगर हम पूछते हैं उससे वो तुरंत बता देता है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं बताता है, या बच्चा उसको आगे की ओर उसमें नहीं जाता है देखने के लिए, डाला आंसर मिला हो गया, लेकिन थ्योरेटिकल बुक रहेगा तो पढ़ेगा। तो हम लोग का मोटिवेशन हमेशा रहा है कि आप बुक पढ़ें, कभी ये नहीं रहा है कि आप गूगल पे जा करके सॉल्यूशन को समझ लीजिए, समझने से रिजल्ट होगा नहीं होगा। यही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा बच्चों का, कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस अच्छा करें, किस तरीके से, और हम किस तरह से कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखें। क्योंकि जो आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो ऐसा सेट किया जाता है कि लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा। तो कॉन्फिडेंस अगर लूज करेगा तो गड़बड़ाएगा। तो इसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए टेस्ट लिया जाता है, वही जरूरी है। और बच्चों को पॉजिटिव रखने के लिए वही है, दोनों लोग आप लोग मतलब बच्चे पॉजिटिव कैसे रहेंगे उसके लिए कुछ एग्जांपल भी देना है, जैसे स्ट्रगल का एग्जांपल। हाँ, देना ही है, वो तो देना ही है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सिंगल सिंगल टेस्ट तो लेते ही है, बायोलॉजी का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, लेकिन 2 महीने 4 महीने पर एक कंबाइंड टेस्ट जो है सो आयोजित किया जाए, ताकि बच्चे जो है जैसे इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, उसका कंबाइंड टेस्ट ही डालना, उसमें फिजिक्स में टेस्ट पेपर आया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो नीट का पैटर्न है। और जैसे पहले उसमें देखिए, उसमें एक बच्चे को इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं उसका जो फी इंक्लूडेड है उसी फी में, मतलब हम लोग कोई एक्स्ट्रा उसमें ऐड ही नहीं किए। आप पढ़ा रहे, देखिए हम हट करके बात कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर उसका कुछ एडिशनल चार्ज जरूरी समझिएगा तो वो आप चार्ज कीजिए। तो हम लेकिन अब सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे ना, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होंगे। तो अभी जो टेस्ट का बात किए हैं उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको 100 टेस्ट देना, 100। पहला है फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज। 11th में जो है वो 11th में, जो 11th 12th में दोनों का देंगे, 11th का भी और 12th का भी। उसके बाद है यूनिट वाइज, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे फर्स्ट यूनिट में 12th में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना, तो उसका फिर उसके बाद यूनिट वाइज है। और यूनिट वाइज देने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें हम लोग पूरे सिलेबस को इंक्लूड किए, पहले 11th का फिर 12th का। तो एक बच्चा 96 टेस्ट देगा, अगर हम उसको राउंड फिगर में कर दे तो लगभग 100 टेस्ट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा, उसमें एनालिसिस करेगा तो इम्प्रूवमेंट कर लेगा। तो हम लोग इसीलिए इस तरह से हम लोग भी सेपरेट कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं रिजल्ट लाइक, उस पर एक्स्ट्रा पॉलिश करके उसको रिजल्ट तक ले जाया जाए। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अगर बोर्डे लेवल का पढ़ाना हो तो बच्चे हम लोगों के पास जो गांव से भी आ रहे हैं वो क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहा जी। हाँ, बहुत हाई फाई तरह से कर रहा है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा जी जी, मतलब हाँ थोड़ा देर करता है, 1 घंटा बहुत, मतलब इससे हमको तो नहीं लगता कुछ होगा जी सर। मोबाइल मोबाइल में पढ़ता है कि हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। और बाकी टेस्ट वगैरह तो आप ले ही रहे हैं अच्छे से। इसको अब आप बताएं ना, आप इसका कमजोरी